जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 18 ऑफ जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ पीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप कॉल करिए, कोर्सेज के बारे में बताइए, और आपको उन कोर्सेज से जो है वो अटैच कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी होती है। और हर साल जो है वो नए पैटर्न से जो है वो तैयारी जो है वो करवाई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं, बट बिफोर दैट आप लोग पेन और पेपर लेकर अपने साथ बैठिए। और ये जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, और टॉपिक्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसको आपको नोट डाउन करना है। कमेंट्स देख लेता हूं आपके। पायल भारती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने कल परसों में एक रील डाली थी, तो एक का मैसेज आया, पहले जो जिंदा है उनको बचाओ, चले आए एक्सटेंड स्पीसीज को वापस लाने। देखो यार, मेरे ख्याल से एक ये तैयारी नहीं कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, एक कॉमन कोई है जिन्होंने कमेंट कर दिया होगा। बट मैं आप लोग को एक चीज दिमाग में आती होगी ना, कि अरे यार, लोग बाग जो है वो, मतलब इतनी साइंस जो है वो एक्सटेंड स्पीसीज पर इतना काम कर रहा है, राइट? ह्यूमंस के ऊपर जो है वो उतना काम नहीं कर रहा। देखो भैया, साइमल्टेनियसली सभी चीजों पर काम होता है ना? और एक्सटेंड स्पीसीज को वापस लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इस पर्टिकुलर पूरे इकोसिस्टम में उसको बैलेंस कर सकें, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो प्रजातियां हम लोग की गलतियों के कारण जो लुप्त हो गई है ना, तो उनको वापस लाना भी जरूरी है। तो दिस पर्टिकुलर रिसर्च इज इक्वली इंपॉर्टेंट हमारी प्लैनेट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। यस। तो अब देखो, यही सब चीजें होती हैं जो कॉमन मैन को पता नहीं होती है, और वो आप लोग को पता हो रही है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एनीवेज, आयुषी सिंह, वेरी गुड। अंजलि बब्बर, वेरी गुड। कौशल सिंगल, वेरी गुड। आंसर्स लिख रहे हैं। अच्छा, आपने पेड बैच के आप स्टूडेंट भी हैं? अच्छा, पहले, अच्छा अभी आपने रैंडमली देखा, वहां पर पेड बैच में बताया नहीं गया था कि ये वाले कोर्सेज जो है वो चलते हैं? पर चलो कोई बात नहीं, अब तो आप रेगुलरली जो है वो देखिएगा करंट अफेयर्स के लेक्चर। अविनेश ने लिखा है कि सर आप अपना साइकोलॉजिस्ट के साथ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बिल्कुल यार, अभी एक्चुअली जिस दिन साइकोलॉजिस्ट के पास में गया था, तो उन्होंने बेसिकली मेरा एनालिसिस किया था। एक्चुअली क्या होता है कि एटलीस्ट आप 3 से 4 सिटिंग के बाद फिर वो साइकोलॉजिस्ट कोई आपको रिजल्ट जो है वो देता है। अभी बेसिकली उन्होंने एक ही चीज़ बस मुझे जो है वो कही है, मुझे नेक्स्ट मंथ बुलाया उन्होंने, कि मुझे जो है वो सिर्फ अभी फोकस करना है अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या, बहुत सालों से जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट? डाइट वाइट उल्टी सीधी जो है वो ले रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, वॉट एवर यू ईट ना, वो बोलते हैं ना कि आप जो भी खाओगे वैसा आपका ब्रेन बनेगा, इट बिकम्स योर ब्रेन। तो उन्होंने अभी मुझे एट प्रेजेंट जो है वो कहा है कि आप स्ट्रिक्टली अपनी डाइट पर जो है वो काम करो, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पर जो है वो काम करो। तो अब मैं उनकी एडवाइस जो है वो लेकर अब चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ मुझे चीज़ें भी, सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो है वो एडवाइस किए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि मेरी लाइफ बहुत अनस्टेबल जो है वो चल रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था कि वही 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 वही। तो फिर मैं फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गया अपने, और अभी और 2 4 5 6 टेस्ट और वो करवाएंगे। फिर उसके बाद फिर वो फाइनल मुझे जो है बताएंगे। अभी नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे बुलाया है, और टारगेट जो है वो दिया है मुझे, या मैं जब नेक्स्ट मंथ मिलूंगा उनसे, तो मेरी बॉडी में चेंजेस दिखने चाहिए। तो वो कर ही रहा हूँ। तो मैं, जरूरी होता है यार, अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है ना, तो आपको एक्सपर्ट्स के अंडर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा महाराजाओं को देखो ना, राजा महाराजा के टाइम से लोग एक्सपर्ट्स को क्यों हायर करते थे अपने पास, हर चीज के लिए? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि आपको अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपके पास एक्सपर्ट्स होने जरूरी हैं। वही आपको जो है वो हेल्प करेंगे आगे ले जाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कॉमन माइंडसेट आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, मतलब कॉमन मैन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? बिकॉज ऑफ हिज और हर माइंडसेट। उनको लगता है कि अरे यार, ये तो हम खुद से भी कर सकते हैं। नहीं भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
कभी देखना रिच माइंडसेट जिन लोगों का रहता है, वो लोग हमेशा एक चीज पर है वो काम करते हैं, किस चीज पर? एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर। वो घर में फैमिली मेंबर या कोई आए आए गए पर्सन की एडवाइस पर काम नहीं करते हैं। अगर उनको अपने घर घर को बनवाना है, तो वो प्रॉपर आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है ना। अब बात वही है कि आप जहां पर पैसा जो है वो खर्च कर रहे हो, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे आपको कितना रिटर्न जो है वो मिलेगा। आप फालतू जगह पैसा खर्च करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हो वैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। समझे आप मेरी बात को? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एवर यू आर स्पेंडिंग, एक्सपर्ट्स के ऊपर स्पेंड करो, राइट, तब जाकर आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस जो है वो मिलेगी। इसलिए हमेशा जो है वो कहा जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सपर्ट जो है वो महंगा होता है, राइट, तभी वो एक्सपर्ट जो है वो कहला गया। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने एक यूएसए के साथ जो है वो उन्हीं डॉक्टर ने मुझे बताया, अब एक यूएसए का एक ट्रेनर जो है वो मुझे ट्रेन करेगा मेरी बॉडी के ऊपर, यूएसए से। अब वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है ज्यादा, राइट, बट वो अब मुझे ट्रेनिंग जो है वो देगा। अभी 23rd को उसके साथ भी मेरा अपॉइंटमेंट है। तो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा जब भी रहें। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये कोर्सेज क्यों यहाँ पर अवेलेबल हैं, बिकॉज यहाँ पर एक जगह पर पूरी चीज़ आपको मिलेंगी। एक्सपर्ट जो है, जो इतने सालों से तैयारी जो है वो करवा रहे हैं, उनके गाइडेंस में जो है आप रहोगे। आपको जो भी डाउट्स आएगा तुरंत आप कॉल करिए, राइट, आपको एक मेंटर जो है वो मिलेगा। पहले पूछ लीजिए कि भाई ये सब चीज़ अवेलेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हमारी कोचिंग की, मैं बल्कि आपको ये भी बात कर रहा हूँ कि आप जहां से भी कोचिंग ज्वाइन करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेरी वेल कि भाई आपके एक कॉल पे एक्सपर्ट्स मेंटर्स अवेलेबल हैं कि नहीं आपके लिए, राइट। अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको जब डाउट्स आएंगे तो वो डाउट कैसे सॉल्व होंगे। तो यू शुड फर्स्ट कंफर्म ईच एंड एवरीथिंग कि भाई देखो मैंने ज्वाइन किया, अब आपने ज्वाइन कर लिया, आपने पैसे दे दिया, अब आपका काम है ना कि उससे आपको बेस्ट आउटपुट जो है वो निकालना है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब जैसे मेरे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे एक बार पूरी चीज जो है बता दी, अब उनके अकॉर्डिंग मैं पूरी चीज करूंगा, जहां पे अटकूंगा वहां पे फोन लगाऊंगा उन्हें। उन्होंने मुझे एक यूएसए वाले बंदे के साथ कल कांटेक्ट जो है वो करवा दिया, उसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट 23rd को है, ऑनलाइन। तो मैं उससे पूरी चीज जानूंगा, मैं जहां पर भी अपनी जर्नी में रुकूंगा मैं उससे बात करूंगा। ऐसे ही आपकी जर्नी जो है वो सिविल सर्विसेज की है, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी के दौरान आपको जहां पर भी दिक्कतें आ रही है आप तुरंत अपने एक्सपर्ट को जो है वो कॉल करो। जहां पर भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो वहां पर आप कॉल करो, हमारे पास एनरोल्ड हो, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करो कि यार ये समस्या आ रही है, इसको रिजॉल्व करना है, आप बताइए कैसे होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, और उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपर्ट्स रखना जरूरी है। बताऊंगा मैं बाद में विनेश इनका, और बाद में चल के कि क्या। अभी अभी के लिए तो उन्होंने बहुत कम चीजें बताई, 2 घंटे तक था मैं उनके साथ। फिर इसके अलावा श्वेता यादव वेरी गुड, आयुष गुप्ता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आयुषी सिंह, श्वेता यादव, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो हमारे टॉपिक्स को जो है वो शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से आपको चीजों को सुनना है। आज 6 टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं पुराने वाले टॉपिक जो है वो आज नहीं उठाऊंगा, राइट। आज अपन सिर्फ ये 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स इनिशिएटिव अंडर DAJGUA, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक है जो कि ट्राइबल गवर्नेंस और राइट्स इंप्लीमेंटेशन से डायरेक्टली जुड़ा है। यानी कि जंगल क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं ना, तो उनके शासन से जुड़ा हुआ कि उनको हम किस तरीके से आदिवासियों को के लिए बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा सकें, इससे जुड़ा ये पर्टिकुलर टॉपिक है। तो पहले तो आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट समझना भी जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसमें चलो ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो आप लिख लेना अभी के लिए, ठीक है। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पहली चीज तो ये कब आया था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था ये सुनो और लिख भी लो। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है, लिखा भी है यहां पर 2006 का, ये हम लोग को देखने को मिलता है। 2006 का ये चीज लिख लेंगे आप। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिसके थ्रू जो इतिहास में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय वगैरह जो हैं, उनके साथ जो इतिहास में जो गलत हुआ था उसको ठीक करने के लिए ये कानून लाया गया। पहला पॉइंट तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये कानून के तहत
इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दोनों को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि ये कानून जो है वो बोलता है कि एक पर्टिकुलर जंगल में रहने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और पूरे समुदाय के क्या अधिकार हैं, उसको ये प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दो पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूं वैसा लिख लो। नीचे एक एरो जो है वो बनाओ, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नीचे इसमें लिखो, इसमें लिखो प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, अंडरलाइन कर लो। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर, कम्युनिटी सामुदायिक तौर पर, फॉरेस्ट राइट्स वन अधिकार, तो इनको रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर हो गया कि भाई इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय समुदाय जो हैं उनके अधिकारों को संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, कि उनके अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, जिससे कि उनको उनकी जगह से निकाला ना जा सके, जो कि पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा निकाला गया था। जंगल के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन जितने भी हैं जंगल के, उन पर उनका अधिकार होना चाहिए, जंगल में रहने वाले वासियों का। राइट। तो ये चीज फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस इंस्टीट्यूशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है? क्या किसी को पता है? हालांकि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो आप बताओ मुझे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को अगर हमें लागू करना है तो कौन लागू करेगा? लिखो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास अधिकार जो है वो दिया गया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करे। समझे आप? लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, DAJ GUA और FRA सेल, इसके नीचे आप लिख लो। पूरा फुल फॉर्म जो है वो आप लिखो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। 2024 में, इसके ये पूरा लिख लिया, उसके नीचे लिख लेंगे आप 2024 2024। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, दाजगुआ, DAJ GUA, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में जो है वो ये स्कीम जो है वो लाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। टोटल 324 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और 17 स्टेट लेवल पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स हैं। तो ये भी लिख लेना, फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स स्टैब्लिश जो है वो किए हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्या ये पहली बार है कि केंद्र सरकार ने डायरेक्टली फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंटेशन में हस्तक्षेप किया है? तो हाँ, पहली बार केंद्र सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं इस लेवल पर। नहीं तो अभी तक देखो क्या था, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो क्या कह रहा है कि ग्राम सभा के पास जो है वो अथॉरिटी है, राइट, इंप्लीमेंट करने की फॉरेस्ट राइट एक्ट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 2024 से लेकर आई है एक स्कीम के तहत कि फॉरेस्ट राइट सेल्स जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी बनाए जाएंगे। समझे आप? तो ये चीज जो है वो उन्होंने कही है। अब सेल्स क्या है ये? तो ये सेल्स जनरली तहसीलदार, सब डिवीजन, कलेक्टर ऑफिस में बनाए गए हैं। इसका हेड होगा, आगे चल के शायद आप भी हो सकते हैं, ADM या सब कलेक्टर इसके हेड होंगे, डिप्यूटी कलेक्टर। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर डायरेक्टली नहीं है, बल्कि दाजगुआ के फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर शामिल नहीं किया, ये अलग से केंद्र सरकार की स्कीम है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्ट को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड है। बट ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी क्लियरली। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दाजगुआ क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर आएगा, ये स्कीम तो नहीं, ये केंद्र सरकार की स्कीम है जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स पर काम कर रही है। और इस स्कीम के तहत इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाए हैं। मतलब आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट जो है वो बनाया है जो कि तहसीलदार, सब डिवीजन या कलेक्टर ऑफिस के अंडर रहेगा, और इसके हेड जो होंगे वो डिप्यूटी कलेक्टर या ADM वगैरह इसके हेड देखने को मिलेंगे। समझे आप? समझे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक भी
जंगल में रहने वाले जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकार का पालन हो, उनके अधिकार संरक्षित रहें। समझे आप? तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। अब बात समझना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बनाए गए हैं ये सेल्स। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहो तो जो है वो लिख सकते हो अलग से। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा सेल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये चाहो तो ये लिख सकते हो। अब सुनना मेरी बात। ग्राम सभा को डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और प्रपोजल सबमिट करने में हेल्प करते हैं ये सेल्स। समझिएगा, यानी कि डिपार्टमेंट हेल्प करेंगे डायरेक्टली किसको? ग्राम सभा को। दूसरा, ये जो हम लोग को सेल्स देखने को मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अप्रूव क्लेम्स अगर पेंडिंग पेंडिंग है तो उन्हें तेजी करने का काम करेंगे। समझे आप? यानी कि अब मेरी बात समझिएगा, ग्राम सभा को फंडिंग कौन देगा? स्टेट से ही तो आएगी ना। गांव के पास फंडिंग सिंपल सी चीज है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से। अब बात समझिएगा, आप आने वाले समय के कलेक्टर हैं, ठीक है? इस तरीके से समझोगे तो आसान हो जाएगी चीजें समझने में। आप कलेक्टर हो, कहाँ बैठे हो आप? डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, है ना? आपके अंडर आपका एसडीएम है ना? या फिर आप एसडीएम खुद हो, चलो आप एसडीएम हो। आप एसडीएम कहाँ बैठ रहा है? डिस्ट्रिक्ट में बैठ रहा है। कौन सी? यस और नो? अब मिनिस्ट्री जो है वो पैसा जो है, फंड जो है वो किसको प्रोवाइड कराएगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? एडीएम को, एसडीएम को, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एसडीएम के पास आएगा। यस। फिर उससे जो है वो किसके पास जाएगा? उससे जाएगा नीचे वाली अथॉरिटीज के पास। फिर उन नीचे वाली अथॉरिटीज के पास से जाकर फंड जो है वो पहुंचेगा किसके पास तक? ग्राम सभा के पास तक। या ग्राम सभा की कोई भी रिक्वेस्ट वो बॉटम टू टॉप जो है वो जाएगी। अब इस बॉटम टू टॉप जाने में, रिक्वेस्ट अप्रूव होने में कितना समय लगता था? बट अगर सोचो आप, एक अलग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो जिसका काम सिर्फ यही हो कि जंगल में रहने वाले अधिकारों, जो जो लोग हैं उनके अधिकारों का मतलब पूरी तरह से उनको उनको अधिकार जो है वो मिले, जंगल में रहने वाले लोगों को प्रॉपर अधिकार मिले, किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार से कोई वंचित ना हो जंगल में रहने वाले लोग। कम ऑन, एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा तो चीजें तेज नहीं हो जाएगी? यस। यही तो बस इसका काम है। इन लोगों ने सिर्फ इस स्कीम के तहत जो है वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको एक्सपीडिट करने का काम किया, तेज करने का काम किया। इवन जंगल की जमीन की बाउंड्री का फिक्सेशन करना, राइट, और रेवेन्यू विलेजेस में डेवलप करवाना, यानी कि गांव को जो है वो अच्छा इनकम जो है वो मिल सके, उस पर भी बात होगी। यानी कि डिपार्टमेंट इस पर भी काम करेगा, सेल इस पर भी काम करेगा, जमीन के टाइटल इशू करेगा, वेलफेयर स्कीम्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट करेगा। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई ऐसी स्कीम है जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए है, या दूसरी कोई स्कीम्स है जिनको देखकर लग रहा है कि नहीं यार इस स्कीम से जंगल में रहने वाले लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो ये सेल जो है वो स्कीम का लाभ जो है वो जंगल में रहने वाले लोगों तक पहुंचाएगी। इसीलिए इस सेल को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बना दिया, जिससे कि वहां से ही जो चीजें डिले हो रही थी अभी तक वो डिले ना हो। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। समझे आप पूरी बातें? अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसमें आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, है ना? क्लियर हो गई कि किस तरीके से फंक्शन करेगा। अब जो मैंने आपको बताया था ये बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन लोग बनाएंगे, देखो लिखा है ना। फोकस यही है कि एक्सेलरेट करना पूरी प्रोसेस को। जो क्लेम्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा, एक अलग सेल रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि पूरी चीज फास्ट नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यही सब चीज है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिटिसिज्म का, कि क्या एक्सपर्ट जो है वो चिंता रेस कर रहा है। पहली चीज तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर ऑलरेडी स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जिस्ट करती है। भाई आपके पास ग्राम सभा की कमेटी है, राइट? स्टेट लेवल पर भी आपके पास कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपके पास जो है वो कमेटी है कि नहीं? स्टेट मॉनिटरिंग आपके पास कमेटी है, तो अलग से आप जो है वो स्कीम के थ्रू फिर से एक सेल क्यों तैयार कर रहे हो? तो एफआरए सेल जो है ये लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, तो स्कीम का हिस्सा है। तो आप डुप्लीकेट डिपार्टमेंट बना दोगे, डुप्लीकेट सेल तैयार कर दोगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। बल्कि जो ऑलरेडी जो स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी बॉडीज हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो है वो देखती है, तो उसको आप और मजबूत बनाओ और अकाउंटेबल बनाओ। एक नई बॉडी बनाकर कंफ्यूजन क्रिएट करने का क्या मतलब? तो यही है, एक्सपर्ट्स को डर यही है कि आप
पैरेलल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के मैकेनिज्म को बनाओगे तो उससे चीजें और भी जो है वो खराब हो सकती हैं। समझे आप? क्लेम प्रोसेसिंग का काम जो है वो स्टैट्यूटरी कमिटीज का था। अब दोनों स्ट्रक्चर सेम काम करेंगे तो लीगल अथॉरिटी तो डाइल्यूट हो सकती है। रियल प्रॉब्लम यही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर इरेगुलर मीटिंग्स थी, है ना। अब भाई जो ऑलरेडी जिसमें प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना चाहिए था, रेदर देन एक कोई नई नई बॉडी बनाना इज नॉट अ सोल्यूशन। जो ऑलरेडी पहले से जो बॉडी है, या तो उसको पूरी तरह से खत्म करो, है ना, तब जाकर फिर ये बॉडी बनाओ। बट ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पहली बार हस्तक्षेप था, क्योंकि उससे पहले लीगली वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने स्कीम के थ्रू अब हस्तक्षेप किया। अब लेट्स सी कि क्या होता है। बस यही था गाइस पूरा और टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, मैंने आपको बता ही दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब और दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको सही करने के लिए ये कानून जो है वो लेकर आया। ये मैंने आपको लिखवाई दिया, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर अधिकार को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। ग्राम सभा जो है वो मेन अथॉरिटी होती है इंप्लीमेंट करने की, तो ये ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। ठीक है। चैलेंजेस यही हैं कि काफी सारे क्लेम्स अभी भी पेंडिंग है ना, काफी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्लियर गाइडलाइन जो है वो इशू नहीं की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स को जो सपोर्ट कर सके। और ऑलरेडी जो कमेटी है जो कानून की द्वारा बनाई गई है, तो उसको ये बाईपास करेगी तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो क्लैरिटी नहीं है अभी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो समझ में आई होंगी। अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पर बेस्ड है ये टॉपिक, जो एथिकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी से जुड़े सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, जीएस पेपर 4 आपका एथिक्स का पेपर है, तो एथिकल गवर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज की डेट में तो बढ़ ही चुका है। क्योंकि ऑफिसर्स को जो है वो अकाउंटेबल बनाना है, चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नेंस जो है वो होना चाहिए, है ना। इस पर काम करना है, तो ऐसे टॉपिक्स पर आपको दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट का पेरेंट बॉडी ही उनका एक्सप्लॉइटेशन करे तो क्या होता है? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? कोई एक इंस्टीट्यूट है और उसकी जो पेरेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल एसडीएम ऑफिस है ना, रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, उसके ऊपर जो पेरेंट बॉडी है वो कौन सी है? डीएम ऑफिस। ध्यान समझना, अगर एसडीएम ऑफिस को ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे डीएम ऑफिस, तो क्या होगा? और होता ऐसा ही है अक्सर, कि जब आप जिस पोजीशन पर रहोगे उस पोजीशन पे ऊपर से आपके पास फोन आ जाएगा, आप अच्छा करना चाहोगे आपको ऊपर से फोन आ जाएगा कि नहीं ये चीज नहीं करनी है, लाओ फाइल हमारे पास भेज दो। होगा ऐसा कि तुमने पूरी मेहनत करके कोई बड़े घोटाले को जो है वो सामने लेकर आ गए, और अचानक से ऊपर से फोन आ जाए और बोले कि नहीं वो फाइल हमारे पास लाके छोड़ दी, जब केस दूसरी टीम हैंडल करेगी। होता है ऐसा कई बार। तो इस तरह का केस है एक, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पर सीरियस फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगाए। बात जो है वो अभी पहले समझिएगा, मतलब इसमें इतना उस पर जो है वो नहीं जाना है आपको, बस पहले तो इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जो है वो लिख लो आप। ये लिख लो आप, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जीआईपीई। पहले तो इसका नाम लिख लो आप, एक एक करके चलेंगे अपन तो और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जीआईपीई लिख लिया। अब लिखो आप नेक्स्ट चीज, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसे एस्टैब्लिश किया था, इस इंस्टीट्यूट को। लिख लेना, पुणे में ये इंस्टीट्यूट है, जी के गोखले साहब ने, साथ ही साथ जी के देवधर, एवी पटवर्धन, एन ए द्रविड़, इन्होंने जो है वो मिलकर इस इंस्टीट्यूशन को ओपन किया। ये पूरे के नाम लिख लेना, स्टेट पीएससी कभी को पूछ सकती है। और अभी ये क्वेश्चन आया है, तो मतलब टॉपिक आया है न्यूज में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही सकता है प्रीलिम्स में। तो आपने क्या देखा कि एक इंस्टीट्यूशन की जो है बात हो रही है, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है ये? यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एफिलिएटेड रिसर्च बॉडी, ये भी देखेंगे आप नेक्स्ट लाइन में।
रिसर्च बॉडी है भाई, रिसर्च करती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे। नाम में ही समझ में आ रहा है ना, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, जीआईपीई वर्सेस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एसआईएस। जीआईपीई वर्सेस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जीआईपीई जो है, उसकी जो पेरेंट बॉडी है, यानी कि उसके ऊपर जो ऑपरेट करती है, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। जीआईपीई ने इसके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाए हैं फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट के, कि आप जो है वो घोटाला कर रहे हो प्रशासनिक तौर पर भी, और ये जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप घोटाला कर रहे हो। अब एसआईएस का बैकग्राउंड जो है वो देख लो आप। एसआईएस, ये लिखेंगे आप, 1905 में स्टैब्लिश हुई एसआईएस। ये भी किसके द्वारा? ये सेम गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। और फिर देवधर पटवर्धन द्रविड़, ये सब इनके साथ ही एसोसिएटेड है। पर्पस क्या था? एथिकल नेशनलिस्ट सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ट्रेन करना। क्या सोसाइटी का नाम क्या है? सोसाइटी का नाम क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए थी ये सोसाइटी। देखो लिखा भी है इसमें, एथिकल नेशनलिस्टिक और सिविल प्रिंसिपल्स जो है वो जो जो कार्डर होता है ना, जैसे आप जो है वो ज्वाइन करेंगे सर्विस को तो आपको एक कार्डर मिलेगा, तो वहां पर जो आप सर्वेंट्स सिविल सर्वेंट्स रहेंगे तो आपको ट्रेन करने के लिए बॉडी थी, राइट, उस समय। और इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया रहा है, तो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव रोल था। गांधी जी के मेंटर गोखले ने साबरमती आश्रम का फंड भी यहां से दिया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूट ने फोकस शिफ्ट किया एजुकेशन, वुमेन्स राइट, चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि जो भी सोसाइटी में गड़बड़ चल रही है उसके तहत। और जीआईपीई भी इस सोसाइटी के अंडर बना, और फिर बाद में जाकर वो यूजीसी के अंडर चला गया। यानी कि पहले जो पेरेंट बॉडी थी एसआईएस के अंडर जो था वो क्या था, आप एरो बना लो, एसआईएस, फिर उसके अंडर जो है वो आ गया आपका जीआईपीई, फिर जीआईपीई आगे चल के जो है वो यूजीसी के अंडर जो है वो चला गया। ठीक है, इतनी चीजें बस अभी के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर पूरी चीज एक साथ इकट्ठा कर दूंगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा मैंने आपको बता दिया, जीआईपीई ने एसआईएस के ऊपर आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का उपयोग आप जो है वो पर्सनल लीगल फीस और प्राइवेट स्टाफ्स के लिए यूज कर रहे हो। रैंडम रिक्रूटमेंट कर रहे हो आप बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए हुए, यानी कि नेपोटिज्म चल रहा है यहां पर। जीआईपीई स्टाफ का सैलरी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। फैमिली मेंबर्स को इलीगली सोसाइटी में शामिल किया जा रहा है, वही नेपोटिज्म। तो इन्होंने बोला कि भाई आप जो है वो सोसाइटी में सिर्फ अपने लोगों को जो है वो डाल रहे हो। देखो ये है, जीआईपीई ऑफिशियल्स ने आरोप लगाया एसआईएस के ऊपर कि भाई आप करोड़ों रुपए का जो है वो घोटाला कर रहे हो, अपने पर्सनल चीजों के लिए लगा रहे हो, है ना। और इवन जो है अभी ये भी हुआ, जीआईपीई के स्टाफ की सैलरी जो है वो फ्रीज कर दी इन लोगों ने, जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी। जीआईपीई जो है, ये भी बताया गया कि अपने मतलब फैमिली को, फ्रेंड्स को जो है वो शामिल कर रही है इस सोसाइटी के अंदर बिना कोई ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के तहत चलते हुए। किसी को भी जो है वो शामिल कर दिया यार अपनी मर्जी से। तो यूजीसी ने जीआईपीई को डायरेक्शन दिया कि सभी फंड ट्रांसफर जो है वो किए जाए एसआईएस को इमीडिएटली, मतलब जो जो ट्रांसफर हो रहा है वो रोकिए, जो इमीडिएटली रोकना है उसे। और पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करें, क्योंकि ये एक्शन लेना जो है बहुत ज्यादा जरूरी था, राइट, यूजीसी का। अब एक बार जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एक बार रिपीट कर देते हैं अपन, जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाए। हमने जो है वो क्या चीज देखी, जीआईपीई गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। किसका इंस्टीट्यूट है? गोखले साहब का। फाउंडर यही है, गोखले और उनके फ्रेंड्स। जो सेम फाउंडर जो थे वो किसके थे? एसआईएस के। कमॉन से यस और नो, यहां पे क्लियर हुई। दोनों के काम क्या है आपको पता लग गया। एसआईएस मेन बॉडी है, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडिया सोसाइटी, ये मेन बॉडी है। 1905 में दोनों बॉडी बनी है, ये मेन बॉडी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ट्रेन करना, उनको एथिकल ड्यूटीज जो है वो सिखाना, और सोसाइटी
के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काम करना। फिर आगे चल के इन्होंने अपने काम को एक्सपेंड किया, वुमेन्स राइट्स और इन सब चीजों पर काम करना शुरू किया। और उसी के अंडर एक और बॉडी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम है जीआईपीई, जिसका मेन मुद्दा यही था, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर रिसर्च करना। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर? अब जीआईपीई बाद में आगे चल के यूजीसी के अंडर आ गई, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। अब आज की डेट में जीआईपीई ने जो है वो हमला कर दिया किसके ऊपर? एसआईएस के ऊपर, अपनी पेरेंट बॉडी के ऊपर, ये कहकर कि भैया देखो, आप जो है वो अपने फंड्स का मिसयूज कर रहे हो, अपने परिवार वालों को अननेसेसरली सोसाइटी में लेकर आ जा रहे हो, और आपने जो है वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं किए, इवन हमारे स्टाफ की सैलरी भी आपने जो है वो रोक दी है। अब यूजीसी ने जो है वो हस्तक्षेप करके जो है ये बोला कि भैया देख, जीआईपी तू टेंशन मत ले, तू अगर गलत नहीं है तो अपने पूरे जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें शामिल, हमें शो करो, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स अभी तक के वो हमें शो कर दो। देखो ये लिखा ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डायरेक्शन दिया जीआईपीई को कि सभी के सभी फंड ट्रांसफर जो आप कर रहे हो एसआईएस को वो रोक दो, और हमें डिटेल्ड रिकॉर्ड दो पुरानी डीलिंग्स का, कि क्या है क्या नहीं है आपके आपके और उसके बीच में, एसआईएस के बीच में। समझे आप? तो ये चीज हम लोग को रहे वो देखने को मिली। तो मेन मुद्दा क्या है, चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यही है कि यूजीसी के रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। इतने हेरिटेज इंस्टीट्यूशन जो 1905 से चल रहे हैं उसमें गड़बड़ी नजर आ रही है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है ना, गवर्नेंस नॉर्म्स पूरी तरह से जो है वो चकनाचूर हो गए, यानी कि आप किसी भी तरीके से प्रॉपर शासन जो है वो नहीं कर पा रहे हो, और ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो इतने पुराने समय से जुड़ा है। और जीआईपीई ने फॉर्मली पुलिस एफआईआर की है आईपीसी 34, 406, 409, 420 के तहत एसआईएस के ऊपर। सोचो अब 420 की कार्रवाई कर रहा है जीआईपीई एसआईएस के तहत। तो क्या लेसन आपने जो है वो सीखा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेरेंट बॉडी है उसको एथिक्स कोड जो है वो फॉलो करना जरूरी है, और सभी को, पेरेंट बॉडी के सभी डिपार्टमेंट्स को करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना जरूरी है। यूजीसी और चैरिटी कमिश्नर जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज को और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इतना फंड्स रिसर्च पे जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, और उनका फंड्स अगर रिसर्च पे ना जाके अपने पर्सनल यूज पे जो है वो जाना शुरू हो जाए, तो सोचिए कि कितनी गड़बड़ी हो सकती है, कितनी रुकावटें इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो आ सकती हैं। कम ऑन, यस और नो, बस यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली इस टॉपिक के अंदर। मेनली जो दोनों इंस्टीट्यूशन है उसके उसका बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। दैट्स इट। बाप रे, इसराइल और ईरान की बड़ी हालत जो है वो खराब चल रही है, शायद आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा इनके बारे में। तो यही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करता है, बल्कि इंडिया के इंटरेस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और डायस्पोरा सेफ्टी पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे इंडियंस हर जगह अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये टॉपिक जो है वो यही है, इसराइल और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे रिलेटेड। और मैंने आपको 6 डेज वॉर पढ़ने के लिए बोला था, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ना वो, है ना, ये इसराइल पैलेस्टीन का मुद्दा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो कहां से स्टार्ट होती है, आइए समझते हैं। दुश्मनी तो बहुत पहले से थी यार, जब से मतलब इसराइल और पैलेस्टीन की ज्यूस से थी। और ये शिया और सुन्नी वाला पूरा गेम है भाई, वो भी अभी आपको जो है वो समझ में आएगा आगे चल के। चलिए मैं आपको पहले चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट लिखो, 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। आपको ये समझना है कि ईरान और इसराइल के बीच में इश्यूज कब से शुरू हो रहा है। ये हेडलाइन चाहो तो डाल दो, हेडलाइन, ईरान, ईरान इसराइल, ईरान इसराइल हिस्टोरिकल राइवलरी, ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता, लिख लो। तो क्या पहला पॉइंट क्या देखा हमने, 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। इसके बाद ईरान ने एंटी इजराइल स्टांस अडॉप्ट किया। ये ऐसा रेवोल्यूशन था कि ईरान जो है वो चला गया इसराइल के अगेंस्ट, और और थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। तब से लेकर अब तक ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स, अब देखो ये बात ध्यान से जो है वो समझिएगा। पहला पॉइंट, जब ये रेवोल्यूशन आया तब उस समय इसने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करी, और वो इसराइल के अगेंस्ट जो है वो चला गया, एंटी इसराइल जो है वो बन गया। अब ईरान ने जो है वो सपोर्ट किया मिलिटेंट अपने साथियों को,
हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन, हमास, हाउतीस, है ना, और इराकी मिलिशिया जो है वो इनडायरेक्टली भी टारगेट कर रहा था इसराइल को। लिख लो ये पूरे पूरा पॉइंट। तो यहां से स्थिति जो है वो चेंज हुई। क्या आपके दिमाग में ये चीज आई कि ऐसा क्या हुआ 1979 में कि ईरान जो है वो एकदम से इसराइल के अगेंस्ट जो है वो जाना शुरू हो गया? कुछ तो हुआ होगा बैकग्राउंड में, कोई तो बात हुई होगी। पूरा गेम जुड़ा है इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे से, क्योंकि यहां पे तो इन्होंने बता दिया कि ईरान का पंगा इसराइल के साथ इस समय से शुरू हुआ। बट क्यों हुआ? कुछ तो हुआ है ना। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट द रिलीजन, रिलीजियस कॉज है मेन कॉन्फ्लिक्ट। ईरान जब पैलेस्टीन के ऊपर अटैक करता है, और पैलेस्टीनियंस मुस्लिम पॉपुलेशन, इस्लामिक पॉपुलेशन, और ये जो कंट्रीज हैं ईरान, इराक, इस्लामिक कंट्रीज, उनने इस चीज को जो है वो सीरियसली लिया, और इसराइल के ऊपर जो है वो हमला बोला कि नहीं, अब इसराइल को जो है वो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सोचो, आप ग्रुप में बैठे हुए हो और दो चार लोग आकर जो है वो हड़का के चले जाएं, तो आपको तो ये लगेगा ना यार, मेजोरिटी में हमें, उसके बाद भी हड़का दिया हमें। दिस इज द स्टोरी ऑफ इसराइल। इसराइल एक छोटा छोटे से ग्रुप, ज्यूज का, यहूदियों का, उनके आजू बाजू पूरे इस्लामिक वो बैठे हुए हैं, ग्रुप्स, और ये छोटे से लोग आकर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। चंद मात्रा में कुछ लोग आए और उन्होंने इस क्षेत्र से जो है वो पूरी कम्युनिटी को हिला दिया, हटा दिया, उठाकर फेंक दिया। तो उस कम्युनिटी से जुड़े लोग कहीं ना कहीं गुस्सा तो होंगे ही होंगे। बोलो यस और नो। कॉमन मैन बोलेगा यस, ब्यूरोक्रेट बोलेंगे नो। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, इन सब पे रिलीजन मैटर नहीं करता, करता है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब बताओ कि यहां पर इन कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, दिमाग लगाओ। एक एंगल यस है, द वन एंगल इज रिलीजन, बट दैट इज नॉट द ओनली एंगल। दूसरा एंगल रिसोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की जमीन पर आप कब्जा करोगे, अब मैं आपको, आपसे पूछता हूं, आपका घर के बाहर एक आपने बगीचा बनाया, आपकी खुद की लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका बगीचा बना, समझना मेरी बात, या फिर आपकी प्रॉपर्टी है, बाहर आपने पार्किंग बनाई, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बार बार अपनी गाड़ी पार्क कर जाए तो आप अलाउ करोगे? या फिर वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो अब से अपनी गाड़ी यहीं पार्क करूंगा, अलाउ करोगे? बोलो हाँ या ना। नो, यू विल नॉट गोइंग टू अलाउ। आप बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे। एक दिन रखवा सकते हो, 2 दिन रखवा सकते हो, बट अगर वो बोले कि नहीं अब मेरी परमानेंट पार्किंग ये होगी, तो अलाउ करोगे? नहीं। आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने नहीं दोगे। आपका नेबर है, आपका नेबर अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दे अपना, हाँ, अपने गेट को बड़ा करने लगे, आपकी गेट को जो है वो छोटा करे, मतलब वो होता है ना कि कई बार, फॉर एग्जाम्पल आपने बगीचे लगाया है, उसने उस बगीचे को हटाकर अपना कुछ पार्किंग लगा दी, तो आप रोकोगे नहीं उसे ट्रेस पासिंग के लिए? बिल्कुल रोकोगे। द गेम इज दैट कि यहां पर जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो कम होते जा रहे थे अपने खुद के लोगों के, इनके। तो इसलिए इनको गुस्सा आना शुरू हो गई, और इसलिए ये लड़ने पे उतर आए। दूसरा, तीसरा रीजन, ये सब जो बता रहा हूं ना, ये एकदम इस पे आर्टिकल्स में नहीं मिलेगा। इट इज ऑल अबाउट द बुक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो आप पढ़ते हो उससे आपको आइडिया मिलता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू। नेक्स्ट, और क्या कारण? सोचो, इस कंट्री के पार्टनर्स बनना शुरू हो गए जो इसको सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उभरते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। उससे इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई ईरान को,
नेक्स्ट, यूएसए, द बिगेस्ट प्लेयर हेयर। आपको पता है यूएसए पलट बहुत जल्दी आता है चीजों में। अगर यूएसए का आप स्टांस जो है वो देखोगे ना, तो पहले वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था, अब वो इसराइल को करता है। इसराइल टेक्नोलॉजिकली बड़ा बन गया, बट वो मिड पाथ में रहता है, कभी भी अपना रास्ता बदल देता है, वो कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। और यही उसने गेम पलटा किसकी तरफ, ईरान की तरफ। जब पढ़ोगे ना चीजें तब आपको पूरे गेम्स, पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो समझ आएंगी कि ये लोग खेलते कैसे हैं। एनीवेज, ये तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक जो है वो निकल जाएगा इस चीज में। अपन मेन अब वापस काम पे जो है वो आते हैं। इतना आपको समझ में आएगा कि इनकी दुश्मनी जो है वो शुरू होती है फॉर्मली 1979 से, ईरान और इसराइल की। कम ऑन, यस और नो, यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, बात समझिए और ध्यान से। इन्होंने ग्रुप्स भी अपने एक्टिवेट कर दिए इसराइल को उड़ाने के लिए। इसराइल ने इराक 1981 लिखो, सीरिया 2007 के न्यूक्लियर प्लांट्स पे स्ट्राइक किए थे। इवन इसराइल पाकिस्तान पे भी कर देता, वो तो हमारे यहाँ हमारे एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इतनी गड़बड़ चीज जो है वो करी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोरारजी देसाई साहब, इतनी गड़बड़ चीज कर दी थी कि हमारे पाकिस्तान में मौजूद रॉ के एजेंट्स मारे गए थे। हमने पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं पाता अगर यहां से एक फोन कॉल पाकिस्तान पे ना गया होता कि हमें पता है कि तुम कहां पर टेस्टिंग कर रहे हो। और बस उस एक फोन कॉल ने जो है वो पूरी चीजें बर्बाद कर दी, हमारे एक एक एजेंट्स को जो है वो उड़ा दिया था। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सी रियलिटी थी है, बट इसको भी छुपाया गया था, बट सबके सामने ये चीज जो है वो आ गई थी। ये ऐसी चीजें पढ़ा करो आप, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, पता लगेगा आपको। और उस दौरान इसराइल ने हमें बोला था कि बस हमें गुजरात का पोर्ट दे दो, मतलब एयर एयर स्ट्रिप दे दो हमें एक छोटी सी, कि हमारा प्लेन उतरेगा, हम रिफ्यूलिंग करवा लेंगे, क्योंकि हम इतनी दूर से उड़ते हुए आएंगे तो हमें रिफ्यूलिंग चाहिए। हमारे जेट को उतारेंगे, आप हमें फ्यूल दे दो, हम फ्यूल भरेंगे, वहां से उड़ेंगे और पाकिस्तान के ऊपर जिस जिस साइट आपने बताई है कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर ये बन रहा है, उस पर जो है वो बॉम्ब फेंक के निकल जाएंगे। क्योंकि इसराइल नहीं चाह रहा था कि ये सब कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर बने, तो इसलिए इसराइल ने बॉम्ब फेंके इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, न्यूक्लियर प्लांट्स पे स्ट्राइक किया। पर ईरान, उसकी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्किल अब तक जो है वो बचा हुआ था अंटिल नाउ, यानी कि इस समय तक। क्योंकि इस ईरान के ऊपर सपोर्ट मार दिया ना P5 कंट्रीज ने, क्योंकि उसने जो है वो, आपको याद करो, पहले तो ये उत्पात मचा रहा था, अपने न्यूक्लियर उसको जो है वो एक्सपेंड करने के लिए काम कर रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कंटिन्यूस करता जा रहा था, तो इसके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किए। यूएसए ने फिर प्रेशर क्रिएट किया ना इसके ऊपर। पूरी स्टोरी इंटर रिलेटेड है भाई। देखो लिखा है, ईरान ड्यू टू साइज कॉम्प्लेक्सिटी रिटेलिएशन कैपेसिटी, इसराइल जो है वो अभी तक अवॉइड कर रहा था, बट इसराइल ने उड़ाया इसको भी, इराक को भी, सीरिया को भी, न्यूक्लियर चीज चालू नहीं करने दी। अब इसराइल ने अप्रैल 2025 में, ध्यान समझना, ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। लिखेंगे आप, ये मेन है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे आप। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ने लॉन्च किया, डायरेक्ट एयर स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर दी। गेम समझे आप? कुछ रिश्ता समझ में आया? वापस से यूएसए ने पार्टनरशिप करी इसराइल के साथ। कुछ सालों पहले की बात थी, जब डोनाल्ड ट्रंप का उस समय पुराना, इससे पहले बाइडेन से पहले वाला जो टेन्योर था, तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्ता करवाया था इसराइल का इस्लामिक कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ। याद आ रहा है? डील्स करवाई थी कि अरे टेंशन मत लो यार, तुम लोग तो अब दोस्त हो। क्यों? पैसा चाहिए, कि तुम्हारी लड़ाई के कारण साले यार हमारे ट्रेड रूट जो है वो खराब हो रहा है, तुम आओ, हाथ मिलाओ। और ईरान का तो दुश्मन यूएसए। तो मीटिंग होती है, इनफॉर्मल मीटिंग, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यूएसए ने इसराइल को बोला कि उड़ाओ इसको साले को न्यूक्लियर। क्यों? अभी याद करो, पूरी चीज इंटर रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन समझना इतना आसान नहीं है गुरु। हर एंगल को जो है वो लिंक करना पड़ता है।
आईआर के अंदर, पीएसआईआर बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो यूपीएससी का ऑप्शनल लिखते हैं, बट इंटरेस्ट हो तभी आएगा मजा, और ये मजा जरूरी है आपके लिए। आप डिप्लोमेट बनने वाले आने वाले समय के, आपको तो मजा नहीं, आपको तो सीखना ही पड़ेगा, ये पूरी चीज है, यही तो करना है आपको। देखो गेम गेम समझना, मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं वाली, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको, कुछ जो बिगिनर्स होंगे हमारे उनके ऊपर से आएगा, बट वो थोड़े से, जिन लोग ने 2-4 महीने तैयारी करी है सिविल सर्विसेज की और जो इंटरेस्टेड है बिल्कुल, उनको मजा आ रहा होगा अभी कि हाँ यार क्या बात बोल रहे हो। लिंक ये सब जो बता रहा हूँ ये सब यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। पता है कुछ समय पहले यूएसए ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी करी थी, याद करो। ईरान के पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मैप में देखना, उस क्षेत्र में यूएसए अपना ड्रोन घुमा रहा था, ईरान ने ड्रोन उड़ा दिया था उसका, याद है कुछ। यूएसए ने इराक के अंदर ईरान की एक फोर्स का बंदा जो है वो निपटा दिया था, मिलिट्री फोर्स का। यूएसए ईरान की खुद की मिलिट्री जो है, यानी कि जैसे हमारी मिलिट्री है ना, इंडियन नेवी इंडियन आर्मी, वैसे ही ईरान का ऑफिशियल मिलिट्री विंग है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने घोषित किया हुआ है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो आप, इतनी कट्टर दुश्मनी। तो ईरान और यूएसए की दुश्मनी है ही, और ईरान अभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। इवन कुछ दिनों पुरानी न्यूज थी, जो भी अपने इस पे तो आई नहीं थी, अपने इसमें मैं आपको बता देता हूं। ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ा रहा था, इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को शक भी हुआ था ईरान के ऊपर कि ये साला कल्टी में जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, चुपचाप बैठे बैठे, जो उसको मना किया गया है करने के लिए। इसके ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए गए थे और रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया था सैंक्शन का, क्योंकि इसने कमिट किया था 2015 की न्यूक्लियर डील में ईरान ने, कि भाई मैं जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, और फिर भी साले ने किया। और जब किया तो यूएसए डायरेक्टली अटैक कर नहीं रहा है, क्योंकि वो करेगा तो हमसे भी पंगा मोलेगा, क्योंकि ईरान पे हमने भैया छाबर पोर्ट बना रखा है अपना, बहुत हमारे रिलेशन उसके साथ है। ईरान से हम जो पेट्रोल खरीदते हैं वो हमारी ये वाली करेंसी में खरीदते हैं, लोकल करेंसी में। तो यूएसए ने बोला मैं डायरेक्ट करूंगा तो लफड़ा हो सकता है, और यूएसए करता यही है, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के ठाए। ये पूरा गेम यूएसए का रचा हुआ है, अगर ध्यान से अंदर घुसोगे तो पूरी चीज क्लियर होंगी। लिंक किया आपने चीजों को, कि न्यूक्लियर और यूएसए बिल्कुल नाक फुला के सींग निकाल के बैठा हुआ था, नाक से धुआं निकल रहा था यूएसए का, जब ईरान ने बोला था कि हम न्यूक्लियर पे काम करेंगे हमारा। तो यूएसए तो हमेशा से ही चिढ़ता था ना ईरान से, अब उसको मौका नहीं मिल रहा था, तो उसने इसराइल के थ्रू मौका ढूंढा और इसराइल को बोला अरे यार वो न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, उड़ाओ उसको साले को, नहीं वो तुम्हें कभी भी उड़ा देगा। यूएसए ने पुरानी दुश्मनी याद दिलाई इसराइल को, कि याद करो वो समय जब ईरान तुम्हें धमकी दे रहा था, है, इनडायरेक्टली। और आज देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी शक है कि ये कर रहा है, तो जाओ उड़ाओ उसको साले को। इसराइल ने बोला जी हुजूर, और गया इसराइल, ऑपरेशन राइजिंग लायन इसने लॉन्च कर दिया। इसके तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, टेल अवीव, जेरूसलम, यहां पे सायरन बजने लगे, मिसाइल इंटरसेप्ट हुई और तेहरान में ब्लास्ट हुए। क्लियरली दिस वॉज नो लॉन्गर कोवर्ट बट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। क्लियरली ऐसा नहीं था कि स्ट्रैटेजी चल रहा है, चुपचाप चुपचाप बम फेंक के निकल रहा है, क्लियरली बोल के बम मारे जा रहे हैं कि फेंक रहे हैं बेटा हम तुम्हारे पास। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में? आईएईए ने फॉर्मली डिक्लेयर किया कि ईरान ने न्यूक्लियर सेफगार्ड ऑब्लिगेशन का उल्लंघन जो है वो किया है। ईरान ने भी 3 रिटेलिएटरी मिसाइल जो है वो मिसाइल वेव्स लॉन्च की, जिसमें इजरायली सिटीज को टारगेट किया गया था। कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट हुई लेकिन डैमेज भी हुआ। इसराइल में 34 लोग इंजर्ड हुए, एक सिविलियन की डेथ हुई। तेहरान में भी ब्लास्ट रिपोर्ट हुए हैं। ईरान ने ओपन वार्निंग दी है कि इसराइल को, मतलब इसराइल का कोई हिस्सा सेफ नहीं रहेगा। सोचो आप, इतनी तगड़ी अभी वॉर चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में। बेहतरीन। अब आते हैं बात कुछ और चीजों में यूएसए का इन्वॉल्वमेंट।
यहाँ दिया था ना लोगों ने, ये अब्राहम अकॉर्ड उसी की बात कर रहा था मैं। आ गया ना ये सुन्नी और ये सब चीजें हैं भाई। जिस तरीके से अभी तो देखो, ये तो एक टॉपिक था, बीच में से मुझे चीजें आपको बताना पड़ रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, कभी मुझे मौका मिलेगा आप लोग को पढ़ाने का, तो आपको मजा दिलाऊंगा उस सब्जेक्ट में। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब्जेक्ट को जब मैं बैठा के पढ़ाऊंगा आपको, तो मजा आ जाने वाला है आपको। बट थोड़ा मौका मिल जाए मुझे, अभी प्रोजेक्ट्स अभी आ नहीं रहे मेरे पास, जैसी वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मजा दिला दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे की बात करते हैं। यूएस यूएस ने इजरायली एयर स्पेस में ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। समझ रहे हो आप? ध्यान समझना। यूएस ने इसराइल को टेबल पे बोल दिया था कि ईरान अटैक करेगा, टेंशन मत लो, हमारी टेक्नोलॉजी भी हम साथ में लगा देंगे कि उसकी मिसाइल को जो है वो आने नहीं देंगे तुम तक, टेंशन मत लो। तो यूएस का स्टांस था ईरान को डिप्लोमेसी पे लौटना चाहिए, लेकिन ईरान ने नेगोशिएशन को फ्यूटाइल बता दिया। क्योंकि ईरान को पता है ना यार, यूएसए के साथ बार बार नेगोशिएट करो, वो अपनी कंडीशंस पे जो है वो रहता है और दूसरों की सुनता नहीं है। तो ईरान ने बोला कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं कर रहे नेगोशिएशन जब तक यूएसए सामने बैठा हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है बॉस, बहुत भयानक वाली। आपको बता दूं, इस हरकत के कारण जो ऑयल सप्लाईज है ना, वो भी बहुत बुरी उसमें आ सकती है। देखो कितने लोगों की मौत हुई, वो मैंने आपको भी बताया पूरा। ये यूएसए का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना। जितनी चीजें इस टॉपिक में नहीं थी, उससे कई ज्यादा चीज मैंने आपको जो है वो आज एक्सप्लेन करी है। थोड़ा टाइम लगता है यार, अब आपको लगेगा कि सर स्ट्रेच क्यों कर रहे हो लेक्चर को। मैं नहीं करता स्ट्रेच, टॉपिक ऐसे आते तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि आपको हर बैकग्राउंड हर एंगल से चीजें समझाना। अब जिसको लगती है स्ट्रेच, जिसको समझ में नहीं आ रहा, आई कांट हेल्प इट यार। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी तो हर एंगल को पिन करना जरूरी है, क्योंकि ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मैं जब तक इसराइल पैलेस्टीन के इशू के बारे में नहीं पता होगा ना ढंग से, इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को कवर ही नहीं कर पाओगे। इस आर्टिकल के अंदर 1979 के कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई है बस, पर क्यों हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी बात तो नहीं की ना। यूएसए कैसे पिक्चर में आ गया, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब आपको क्लियर हुआ रहे हाँ यार बात तो सही है। ये यूएसए का ही गेम है पूरा, बिल्कुल गेम है यूएसए का। देख साफ साफ, देख आपकी स्क्रीन पर ये तो पढ़ सकते हो ना साफ साफ। यूएस मिलिट्री इंटरवीन कर रही है ईरानियन मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट करने के लिए। ईरान से आने वाली मिसाइल को रोकेगी यूएस की मिलिट्री। क्यों भाई क्यों? कुछ तो डील हुई है पेपर टेबल पे, जिसकी जानकारी मिली नहीं है, चुपचाप कल्टी में डील कर ली। बट ऐसे हमें जानकारी कलेक्ट करनी होती है। दिस इज वॉट अ ब्यूरोक्रेट डू। आगे चल के आपको जो मिशंस में रखा जाएगा वो इसी बेसिस पे तो रखा जाएगा कि आपका दिमाग कितना चलता है, चारों डायरेक्शंस पे आप चीजें देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। है पता लगे एक व्यक्ति आपसे हाथ मिला के जो है आज जा रहा है, राइट, और वही व्यक्ति जो है वो आप दूसरे के साथ भी जो है वो हाथ मिला रहा है। तो दोगलों को समझना आपको जरूरी है, और दोगलों की नीतियां जो होती हैं उसको अपने अंदर अडॉप्ट करना भी जरूरी है। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कुछ नहीं कर सकते आप। झूठ तो आपको बोलने पड़ेंगे सर्विस के अंदर, अगर आपको गोल्स अचीव करने। जैसे होता नहीं है भाई, अब क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है, आपको अंदर से इंस्टिंक्ट है कि साला यही क्रिमिनल है, बट वो कबूल नहीं रहा, अब झूठ बोलोगे ना उससे, या उसके किसी फैमिली मेंबर को जो है टॉर्चर करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। रूल्स डजंट अलाउ इट, बट यू हैव टू डू। बट इंटरव्यू में और मेंस में ऐसी बातें लिख मत देना या कर मत देना, है ना। ये बातें बात करने की नहीं होती, ये प्रैक्टिकल करने की होती है चीजें। अगर जहां पे आपको ये ज्ञान समझ में आ जाए ना कि कौन सी चीज थियोरिटिकल है कौन सी प्रैक्टिकल है, तो सिविल सर्विसेज क्या दुनिया का गेम जीतने लगोगे आप। कि कुछ चीजें सबको बोलने वाली नहीं होती, कुछ गुस्सा ऐसा होता है जो अपने अंदर ही रखना होता है। किसी दोस्त ने आपके साथ जो है वो ठीक नहीं किया, अब वहीं पे फटो मत, वहीं पे मुस्कुराओ निकलो, वेल प्लेड। फटना तब है जिस दिन आपकी सक्सेस पार्टी होगी और उस दोस्त के पास इनविटेशन नहीं आएगा। किसी से बुराई मत लो, जिसने आपके साथ बुरा किया उसको भी मुस्कुराओ, यार वाह यार तेरी चाल में समझ नहीं पाया। बोलना ही नहीं है, मुस्कुराना है, हैंडशेक करना, आगे बढ़ना है।
दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ता है। समझ में आया यूएसए का इन्वॉल्वमेंट? इस हरकत के कारण पूरे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। 20% ग्लोबल ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अगर ये रूट खराब हुआ ना तो ऑयल के प्राइसेस पूरे दुनिया भर में शूट करेंगे, और ये हो ही रहा है। और अगर ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकलता है तो रीजनल आर्म रेस स्टार्ट हो, और हो चुका है यार। ये वाले पॉइंट से मैं एग्री नहीं करूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ से एग्री नहीं करूंगा, निकल चुका है ये इनडायरेक्टली, कर रहा है ये। इसको भी शक है आईएई को इसके ऊपर कि वो अंदर ही अंदर सारा न्यूक्लियर जो है बना रहा है, आर्म रेस में लगा हुआ है। और इराक, सीरिया, लेबनान ऐसे देश बैटल ग्राउंड बन सकते हैं ड्रोन स्ट्राइक के लिए। मिडिल ईस्ट अभी बहुत वल्नरेबल स्थिति में है आज की, और आज की डेट में कौन सा एरिया वल्नरेबल नहीं है यार, सभी एरियाज में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। 1.8 मिलियन इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं दोस्तों, उनकी सेफ्टी पे डायरेक्ट खतरा है। 60% से ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है हमारे पास, हमें दिक्कतें हो सकती हैं। इंडिया को इसराइल और ईरान दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है बहुत अच्छा, और ईरान हमारा रास्ता है मिडिल ईस्ट तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान चाइना बैठा हुआ है, वो मिडिल ईस्ट तक हमें पहुंचने नहीं देगा। तो उसके लिए हमने ईरान को बना के रखा। मैंने आपको छावर पोर्ट इसलिए तो बताया, कहीं लिखा था क्या छावर पोर्ट का जिक्र? नहीं, चीजें नहीं लिखी रहती। यही तो मेरा काम है। अब लोग कई बार मुझसे बोलते हैं कि आप तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ा दो। मेरा काम ही नहीं है ऐसे पढ़ाने का, मेरा काम है आपको चीजें समझाने का। पढ़ तो कोई भी लेगा यार, ये सब चीजें पढ़ने वाली नहीं है, समझने वाली चीजें होती हैं। यही लोग गलती करते हैं कि बैठ के क्या कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है, करंट अफेयर्स समझना है तुम्हें। क्या कर रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पढ़नी नहीं है, समझनी है। तुम लोग समझने पे फोकस नहीं करते, तुम पढ़ते हो बस। टेक्स्ट, मुझे लगता है कि कल टॉपिक्स फिनिश कराने पड़ेंगे। मुझे लगता है टॉपिक नंबर 5 और 6 आज थोड़ा लंबा हो गया है, पर शॉर्ट टॉपिक होंगे, देख लेंगे अभी अपन। सॉलिड वेस्ट गाइडलाइन, ये तो पता ही है आपको, है ना, ये रिलीज कर दी। इस गाइडलाइन में कुछ नहीं, जो चीज बता रहा हूँ बस वो लिख लो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ड्राफ्ट, मत लिखना ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है, सॉरी मत लिखना, ड्राफ्ट गाइडलाइन है, सिर्फ सुन लो। ड्राफ्ट कभी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा जब गाइडलाइन जारी हो गई। इंडिया ने 110 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ली है, लेकिन इसके साथ ही सोलार पैनल वेस्ट भी रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये आर्टिकल ये बता रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं, बट उसको जनरेट करने के लिए जो ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। आपको पता है कि सोलार पैनल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, कब तक चलते हैं, कितने सालों तक चलते हैं? 25 से 30 साल तक। इसके बाद ये ई वेस्ट बन जाते हैं। बट इंडिया के पास अब तक कोई स्ट्रक्चर्ड सोलार वेस्ट पॉलिसी नहीं है अंटिल नाउ। अब ये बना रहे हैं, अब ये बना रहे हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत जो ये चीजें तैयार की जा रही हैं। सिर्फ सुनो अभी इस टॉपिक को। जो भी फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हैं, पैनल्स हैं, जैसे आप देखते होगे ना कि भाई, अरे वो ऊपर छत के ऊपर जो लगी रहती हैं, है ना, ग्रिड्स, सोलार पैनल्स, देखिए आपने, सभी लोगों ने देखी होंगी, है ना, छत के ऊपर लगी रहती हैं। अब 20-25 साल के बाद वो वेस्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो उसको फेंक दिया जाएगा। तो अब हम एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि भाई उसको रिसाइकल करें, वो ई वेस्ट को रहे वो सही जगह पर डिस्पोज करें, उसकी सेफ स्टोरेज हो, सेफ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो। इससे रिलेटेड बस ये आर्टिकल है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और आपको ऑलरेडी पता है कि इससे होने वाले नुकसान जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। इवन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैटेगरी में जो है वो उसको क्लासिफाई किया गया है। और ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिसाइकलिंग टारगेट से अभी एग्जेम्प्टेड है 2034-35 तक। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी जो है वो क्रिएट कर सकती है। अब देखो, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक ऐसे हैवी मेटल्स जो है वो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल से प्रोड्यूस होता है। अगर ये सही तरीके से इसको डिस्पोज नहीं करें ना तो मिट्टी को, ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर सकते हैं। देखो, इनफॉर्मल डिसमेंटलिंग होती, छोटे छोटे बच्चों को रख दिया जाता है, काम में लगा दिया जाता है, उससे उनकी स्किन प्रॉब्लम होती है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स खराब हो सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र ऑलरेडी इस इशू से अफेक्टेड है। इंडिया में अभी तक सर्टिफाइड रिसाइकलिंग यूनिट्स की कमी है। तो हमें रिसाइकलिंग यूनिट्स पर जो है वो काम करना जरूरी है, क्योंकि देखो, अगर रिसाइकलिंग हम प्रॉपर करेंगे तो हमारे पास जो
इस इलेक्ट्रिक वेस्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो काम की चीज जो होती है ना, जैसे सिल्वर हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब चीजें जो वैल्यू एडिशन की होती है, ये और रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगी, नए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेंगी। तो बस अभी ये जो गाइडलाइन ये लोग लेकर आए थे ना, तो उसमें यही चीज इन्होंने बोली, वेस्ट को कवर करो, राइट। प्रोड्यूसर्स को पिकअप और रिवर्स लॉजिस्टिक सेटअप जो है वो करना चाहिए, नहीं कि वही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्होंने जो बात करी, टेक बैक एंड कलेक्शन सिस्टम की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। बस ये सब चीजों के बारे में बात हुई है। अच्छा, अब भैया जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक का थोड़ा बहुत तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में ही बता दिया था, ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन वाला। अरे ये अहमदाबाद एयर क्रैश वाला टॉपिक याद है ना, कल ही हमने डिस्कस किया था, उसी से जुड़ता मिला जुला ये टॉपिक है। बहुत बुरी घटना घटी थी, एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को जो है वो अहमदाबाद से टेक ऑफ किया, 1 मिनट के अंदर जो है वो क्रैश हो गया जाकर एक हॉस्टल के मेस में। अब क्या होता है, इस क्रैश के बाद एविएशन अथॉरिटीज ने इमीडिएटली ब्लैक बॉक्स सर्च किया और डेटा रिकॉर्डिंग डिकोडिंग शुरू करी। ब्लैक बॉक्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें मैं आपको जो है बता देता हूं, चाहो तो ये पूरी चीज लिख सकते हो कि ब्लैक बॉक्स के बारे में जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग ब्लैक बॉक्स का पॉइंट नंबर 1, ABC, ये तीनों ABC जो है वो लिख लो। CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसमें दो डिवाइसेस होती हैं, CVR और FDR। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, ब्लैक बॉक्स के अंदर दो डिवाइस होती हैं, CVR और FDR। ये दो डिवाइस मिलकर ब्लैक बॉक्स बनता है। CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट्स की आखिरी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करता है ये। FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर, जैसे उसकी स्पीड कितनी है, कितनी ऊंचाई में है, इंजन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, पूरी चीज ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये दोनों क्रैश के बाद प्लेन के लास्ट मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं। अब बात ध्यान से समझिएगा, अब ये इसका टर्म ब्लैक बॉक्स इसलिए है, अब देखो, ब्लैक बॉक्सेस ये पेंट किए जाते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कल को कोई बोले ब्लैक बॉक्स तो क्या काला कलर का डब्बा होता है, नहीं, ब्राइट ऑरेंज से, जिसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स होती हैं, जिससे कि आप उसको इजिली जो है फाइंड आउट कर सको। तो ब्लैक बॉक्स डजंट मीन कि वो काला डब्बा होगा, वो ऑरेंज होगा, ये पूछना भी अपने किसी दोस्त से। ये टर्म ब्लैक बॉक्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है एक फोटोग्राफिक और फिल्म बेस्ड रिकॉर्डर्स के नाम पर, राइट, जो सील लाइट प्रूफ इंक्लोजर्स में जो है वो रहते हैं, बस और कुछ नहीं है, इसके नाम पे मत जाना ब्लैक बॉक्स, ये होता ऑरेंज कलर का है। अब नेक्स्ट आगे की बात करें, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। इंडिया में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को कौन इन्वेस्टिगेट करती है, कल भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, AAIB। होपफुली आपने जो है वो लिख लिया होगा इसके बारे में, AAIB के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, AAIB। ये देखो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा भैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज जो है वो ध्यान सुनिए, इस बार AAIB ने इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में अपने नए फ्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में स्टार्ट की। पहली बार इंडिया जो है वो एक डेडिकेटेड डिकोडिंग फैसिलिटी का उपयोग कर रही है, रेदर देन ब्लैक बॉक्स को फॉरेन कंट्री में भेजने की जगह। यानी कि इस बार पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि हम लोग जो है वो खुद ब खुद हमारी खुद की जो लेबोरेटरी है वहां पर इसको जो है वो कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स को। पहले हम लोग फॉरेन कंट्री भेज देते थे, अब हम खुद से कर रहे हैं। अब बात ध्यान सुनिएगा, ब्लैक बॉक्स का डेटा जो है वो फ्यूचर में क्रैशेस प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि हम पहले से ही ह्यूमन एरर क्या हुआ है, टेक्निकल एरर क्या हुआ, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिविल एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो पास्ट क्रैशेस के आधार पर और अपग्रेड किया जाता है। जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हो, आपको पता है कि आपने टेस्ट दिया, अच्छा ये कमी निकली, तो आप उस कमी को पूर्ति करने में मदद करते हो, है ना। और CVR और FDR जो है वो एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग एक्सीडेंट्स के बाद। बस यही चीज है, बाकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये सब चीजें याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। इन्होंने पहले फोटोग्राफिक फिल्म का जो है वो उपयोग करके रिकॉर्डर्स बनाया था 1930s में, 53-54 में डॉक्टर डेविड वॉरेन ऑस्ट्रेलिया के, है ना, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ऑरेंज कलर वाला वो ये लिखा हुआ है ब्राइट ऑरेंज, वो इजिली मिल सके इसलिए, आइडेंटिफाई हो सके इसलिए था ये, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इंडिया के लिए ब्लैक बॉक्स की स्टोरेज कैपेसिटी को अपग्रेड करना जरूरी है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और कुछ नहीं भाई इस टॉपिक के अंदर अपने लिए, ये वही है कि भाई अगर आप 34 गुना ज्यादा ग्रेविटी के फोर्स से भी अगर ये इंपैक्ट होता है,
गिरता है तो भी टूटेगा नहीं है। टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा तो भी मेल्ट नहीं होगा। पानी के अंदर 30 दिन तक रहने की इसकी क्षमता है। ठीक है। अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। पानी के अंदर है तो भी आप इसको फाइंड कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि इसकी ये वो चीज है अच्छी। अच्छी टेक्नोलॉजीज इसमें जो है वो लगाई गई हैं। ठीक है, पर बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर ध्यान में रखने लायक। ये वाला टॉपिक कल पढ़ाता हूँ यार, आज थोड़ी सी टाइम की जो है वो कमी हो गई है। लंबा खिंच गया ये। खिंच नहीं गया यार, वो जरूरत थी तो इसलिए खींचना पड़ा। ये वाला टॉपिक कल करवा दूंगा ना, डोंट वरी अबाउट इट। ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी पढ़ा है। अब दो उसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स पे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने लोकेशन वगैरह से रिलेटेड। और ये पोर्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। हौदेई, हौदेई दाह पोर्ट, हौदेई दाह। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन भी है मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। बस गाइज आज के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं, एक टॉपिक आज का बच गया है, वो मैं कल जो है वो आपका कवर कराऊंगा। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। साइन ऑफ करता हूं, मेरा नाम है कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।